इस लेक्चर नंबर 8 जो कि आपके पास है डी मास रूल के हवाले से। जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह ऑपरेटर्स आ जाए तो उसको आपने किसी ख़ास ऑर्डर में सॉल्व करना है। उस ऑर्डर को हम डी मास कहते हैं। शायद यही लफ्ज़ आपने, ये जो डी मास है, ये आपने बचपन में भी पढ़ा हो। उधर उसको बोर्ड मास कहते थे, लेकिन डी मास बोर्ड मास एक ही चीज़ है, ठीक है। उसमें ब्रैकेट आ जाता था, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यही हम डायरेक्ट कह लेते हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है जी। तो मतलब ये है कि जब भी आपके पास अगर पहले तो ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करें। उसके बाद अगर ई की इक्वेशन में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो पहले आप डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। इस पे एक एग्जांपल अगर हम कर लें कि देखिए आपके पास है जी 12 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब डी मास क्या कहता है? डी मास कहता है कि मल्टीप्लिकेशन पहले है, इधर आपके पास क्या क्या चीज़ है, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है। डी मास कहता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन कर, ठीक है जी। डी मास कहता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन कर। तो डी मास रूल के मुताबिक जो कि आपके पास डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है जी। हेरा ने अभी ज्वाइन किया है तो ये अभी हमने स्टार्ट लिया है कि जी डी मास स्टैंड करता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के। ये आपके पास क्या है, ये एक ऑर्डर है कि जी इस ऑर्डर ने आपके पास जो मैथ्स इक्वेशन आ जाए उसको आपने इस ऑर्डर में सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल ये आप देखिए 12 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इस केस में पहले मैं मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करूंगा। उसकी वजह क्या है कि मल्टीप्लिकेशन पहले है एस से, सब्ट्रैक्शन बाद में है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको 12 5 मल्टीप्लाई बाई 2 में पहले सॉल्व करूंगा जो कि 10 आता है। अब आपके पास ई की ऑपरेटर रह गया तो 12 माइनस 10 आप कर ले तो ये आपके पास 2 इसका आंसर हो। ठीक हो गया जी। इसी तरह आपके पास ये क्वेश्चन है 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 9 डिवाइड बाई 3। अगेन डी मास रूल हम यूज करेंगे। डी मास रूल क्या है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पहले डिवीजन आ गया है। देखिए अब आप राइट साइड से शुरू नहीं करेंगे, लेफ्ट टू राइट नहीं जाएंगे, बल्कि पहले आप डिवीजन परफॉर्म करेंगे। पहले आप 9 डिवाइड बाई 3 करेंगे। 9 डिवाइड बाई 3 क्या आता है, 3 आता है। तो इस सब को, बाकी सब को आप उसी तरह लिख ले, इधर माइनस लगा ले और 9 डिवाइड बाई 3 3 आता है, उसको ऐसे लिख ले। अब आप दोबारा देखें, डिवीजन तो हो गया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है। ये देखिए ये इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो अब आप इसको सॉल्व करें और बाकी को ऐसे ही रहने दें। 4 3 12 आता है तो इधर हमने 12 लिख लिया, ये -3 हो गया। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद एडिशन है। तो 5 प्लस 12 17 आता है, पहले आप एडिशन करेंगे। 17 माइनस 3। अब ई की ऑपरेटर बचा है तो जाहिर सी बात है अब हमने माइनस करना है, तो ये आपके पास इसका आंसर 14 आ गया। यानी हमने ये जो ये रूल है उसको फॉलो किया है, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 48 डिवाइड बाई 6 प्लस 5। अगेन डी मास रूल। पहले क्या करना है, पहले आपने डिवीजन परफॉर्म करनी है। तो ये देखिए इसके आपके पास ये डिवीजन आ चुकी है, ठीक है। तो इसको बाकियों को एज इट इज रहने दे और ये जो 48 डिवाइड बाई 6 है इसको पहले सॉल्व कर लें। 48 डिवाइड बाई 6 क्या आता है, 8 आता है। इसको आप 8 लिखें, यानी इस टर्म की जगह मैंने 8 लिख दिया, बाकी को वैसे ही रहने दिया। अब आप इधर देखिए कौन कौन से ऑपरेटर रह गए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। डी मास रूल के मुताबिक पहले हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी ये जो 2 है इसको पहले मल्टीप्लाई करें। इसकी जगह 16, सॉरी, हाँ जी, इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 3 आ जाएगा, ठीक है जी। और प्लस 5, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 8 की जगह हमने 16 लिख लिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद है, ठीक है। तो इसलिए ये आपके पास ही आ गया। अब आपके पास क्या रह गया, उसके बाद है जी आपके पास एडिशन। क्या है उसके बाद आपके पास एडिशन, ठीक है जी। ये 16 माइनस 16 प्लस 5 हो गया, एडिशन है और फिर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो आप कर लें कि आपके पास पहले 16 प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 16 माइनस 16 प्लस 5 21 आता है, ठीक है।
और इसको जब आप करेंगे ये आपके पास -5 आ गया है। अच्छा, इधर आंसर -5 होना चाहिए, ये 5 नहीं है, ये आपके पास -5 है। ठीक है, क्योंकि एडिशन पहले आता है उसके बाद सब्ट्रैक्शन है, तो आपने एडिशन पहले करनी है उसके बाद आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक हो गया जी। इस तरह से आपने जो भी क्वेश्चन आपको गिवन हो वो आपने सॉल्व करना है। ठीक है, डी मास रूल को फॉलो करना है। एक और क्वेश्चन इस पे देखें, 36 डिवाइड बाई 8 प्लस 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिए ब्रैकेट आ गया, मैंने क्या कहा था कि ब्रैकेट सबसे पहले होगा, तो पहले आप ब्रैकेट को ख़त्म करें। ब्रैकेट में क्या है, 36 लेके डिवाइड लेके ब्रैकेट 8 प्लस 2 क्या आता है, 10 आता है। ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट मैंने ख़त्म कर दिया। अब आप देखिए दूसरा क्या है, दूसरा फिर आप डिमास रूल फाइंड करें, यूज करें। डिमास क्या है कि पहले आपके पास डिवीजन है, तो 36 डिवाइड बाई 10 क्या आता है, 36 डिवाइड बाई 10 3.6 आता है, और बाकियों को आप ऐसे ही रहने दें। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है, तो मल्टीप्लिकेशन पहले आती है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन पहले करनी पड़ती है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आता है, इसको आप सोल्व करेंगे, ये आपके पास -2.4 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो आपने इस रूल को फॉलो करना है। ठीक है जी। देखिए अगर आपको बचपन में याद हो तो बचपन में एक क्वेश्चन आता था, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का क्या आंसर होता था, 6 होता था। उसकी क्या वजह है, क्या वजह है कि 6 होता था? जी जी बिल्कुल, क्योंकि डिमास की वजह से। किस वजह से, डिमास वजह से, कि पहले आपके पास मल्टीप्लिकेशन है उसके बाद एडिशन है, तो पहले आपने ये मल्टीप्लिकेशन कर दी। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आता है, अब 2 प्लस 4 आप 6 करेंगे। अगर आप गलती कर ले, पहले आप एडिशन कर ले, फिर आपके पास देखिए 2 प्लस 2 तो 4 आता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 आता है, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपने डिमास के रूल को फॉलो नहीं किया। ठीक है जी, डिमास की समझ आ गई है आप लोगों को? इसकी समझ नहीं आई? अच्छा, जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, 3.6 -6, तो अब देखें, अगर मैं आपसे कहूं, इसको आप ऐसे ऐसे समझने की कोशिश करें, ये 3.6 और -6 को भूल जाए, हम ज़रा दूसरी वैल्यू लेते हैं। ठीक है, फिर आपको ये समझ आ जाएगी। पहले मैं इसको ज़रा एंटर कर लूँ, कौन आ गया है, कोई आया है आई थिंक, कोई नहीं आया। अच्छा, पहले आप इसको ये समझे कि जब आपके पास मैं आपसे कहता हूँ कि 6 माइनस 8 क्या आता है, आपका क्या जवाब होता है? तो क्या जवाब होना चाहिए, 6 माइनस 8? आपका जवाब होना चाहिए -2। उसकी क्या वजह है? अब ये -2 का क्या मतलब है, आप इसको, जी, -2 का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 6 रुपए हैं, आपके पास कितने रुपए हैं, 6 रुपए, और आपसे कोई 8 रुपए ले ले। ठीक है, आपसे कोई 8 रुपए ले ले, तो उल्टा आपके पास क्या हो जाएंगे कि आप 2 रुपए के कर्जदार हो जाएंगे। समझ आ गई है कि आपके पास जो नेट अमाउंट है वो -2 हो जाएगी। समझ में बात आ गई है? जैसे आप कोई गाड़ी लेते हैं, फॉर एग्जांपल वो 6 लाख की है, ठीक है, और वो गाड़ी आपके पास 6 लाख मौजूद है, वो गाड़ी 8 लाख की है, तो जाहिर सी बात है आपने 2 लाख कहीं से कर्ज लेना है, तो 6 माइनस 8 आपके पास -2 आ जाएगा। ठीक है, लेट मी चेक कि ये कोई आवाज़ आ रही है, इंटर, जी नेहा अशफाक, क्या इशू है? ठीक है जी, तो पहले ये कि जब भी आप बड़े से छोटे से बड़ा माइनस करें ना, आंसर में आपके पास जो बड़े का साइन है वो होगा। ये किस केस में होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि 9 माइनस 6, अब देखिए ये 9 का जो साइन है आपके पास वो आएगा 3 आएगा। 9 पे किधर साइन है, बेसिकली प्लस ही है, तो +3 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 6 माइनस 9, तो अब आपके पास इसको आप सोल्व करें कि माइनस कर लें, डिफरेंस निकाल लें, 3 आ गया। अब जो साइन है वो माइनस का होगा।
समझ आई इस बात की। अब इसी तरह आपके पास 3.6 और -6 है, ठीक है। अब देखिए बड़ा कौन सा है, आपके पास 6 3.6 से बड़ा है, तो आपके पास जो साइन है वो आपके पास माइनस आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जब आप 6 माइनस 3.6 करेंगे, ठीक है, 6 माइनस 3.6 करेंगे, ठीक है जी, ये बेसिकली आपके पास 6.0 होता है, ठीक हो गया। अगर आप 6 माइनस 3.6 करेंगे तो ये देखें 0 से 6 नहीं कट सकता, तो आपको इससे एक लेना पड़ेगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब 10 माइनस 6 4 आ जाएगा, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा, तो ये आपके पास 2.4 आ गया। अब इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा आपके पास, वो -2.4 आ जाएगा। समझ आ गई ये चीज बात की। अच्छा, तो उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था। तो आज जो मेन टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी के हवाले से, कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है। अब अगेन प्रोबेबिलिटी भी आपने कई दफ़ा यूज़ की होगी, ठीक है। पहले बात की प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आज बारिश का कितना इम्कान है, आज बारिश का क्या है, कितना इम्कान है, तो देखिए हमने क्या कहा कि आज बारिश के कितने चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, एक इवेंट के अकर होने के चांसेस। वो इवेंट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आज बारिश होगी, कितना चांस है, या पाकिस्तान इंडिया को वर्ल्ड कप में हराएगा, कितना चांस है। ये देखिए ये एक इवेंट है ना। इवेंट किसे कहते हैं, इवेंट होता है कि जो भी इंसिडेंट हो जाए वो आपका इवेंट होता है। फॉर एग्जांपल क्या चांस है जी कि आज गर्मी ज़्यादा होगी, तो चांस को मेजर करने का नाम प्रोबेबिलिटी है। एक इवेंट के अकर होने का कितना चांस है, वो क्या कहलाता है, वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। प्रोबेबिलिटी हमें बताता है कि एक इवेंट के अकर होने का कितना चांस है। किसी का बच्चा हो गया, वो बच्चा बेटा है कि बेटी है, कितना चांस है कि वो बच्चा बेटा है, कितना चांस है कि वो बच्चा बेटी है। आपने कॉइन टॉस कर लिया, कॉइन में आपके पास दो साइड होते हैं, हेड या टेल। कितना चांस है कि वो हेड है, कितना चांस है कि आपके पास टेल आएगा, कितना चांस है कि आपके पास हेड आएगा। सिक्का आपने देखा होगा ना, आजकल सिक्के पे कायदे आजम और जुमात बना होता है मेरे ख्याल से। तो पहले जो था सिक्के पे, जो बेसिकली उसको दो ही कहते हैं, हेड और टेल कहते हैं सिक्के को। सिक्के पे आपके पास दो ही चीज़ें होती है, हेड या टेल। तो हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब हेड के आने का कितना चांस है। टेल की क्या प्रोबेबिलिटी है, टेल के आने का कितना चांस है। तो प्रोबेबिलिटी आपको बताता है कि एक इवेंट के अकर होने का कितना चांस है। कितना चांस है कि आप गेट टेस्ट में 80 प्लस मार्क्स ले पाएंगी। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप गेट टेस्ट में 80 से ज़्यादा मार्क्स ले पाएंगी। कितना चांस है कि आप इस लेक्चर को पूरे समझेगी। कितना चांस है कि आप, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप इस लेक्चर को पूरे समझेगी। तो प्रोबेबिलिटी होता है चांस, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, कि एक इवेंट के अकर होने का, एक इवेंट के होने का कितना इम्कान है, वो आपको प्रोबेबिलिटी बताता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जी एक इवेंट के अकर होने का इम्कान 1 है, यानी कि वो इवेंट श्योर इवेंट है, वो इवेंट ज़रूर अकर होगा। समझ आई बात की। एक इवेंट के अकर होने का 100% चांस है, ठीक है, 100% चांस है। तो 100% चांस का मतलब कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। एक ऐसा इवेंट है जो कि इम्पॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास फिर 0 है। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। एक इवेंट के अकर होने का कितना चांस है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो नो चांस, वो इवेंट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि वो इवेंट हो जाए। अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो 100% चांस है।
मैं आपसे कहूँ कि अगर आप कॉइन को टॉस करें और क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास हेड आ जाए, टेल आ जाए या दोनों आ जाए, तो क्या कॉइन टॉस करने के बाद कुछ और आ सकता है? नहीं। तो हेड या टेल या बोथ की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? 1 हो गई। मैं आपसे कहूँ कि आप कॉइन टॉस कर ले, प्रोबेबिलिटी क्या है कि ना हेड आ जाए ना टेल आ जाए, हेड भी ना आए टेल भी ना आए, क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या प्रोबेबिलिटी है? 0 है। वेरी गुड जी। क्यों 0 है? क्योंकि उस इवेंट के अकर होने का कोई चांस ही नहीं है। या तो फेयर कॉइन है ना, हेड आएगा या टेल आएगा, दूसरा कोई नहीं आ सकता। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी का जो रेंज है वो 0 to 1 है। 0 का मतलब कि वो इवेंट अकर हो ही नहीं सकता, 1 का मतलब कि जाहिर है कि वो इवेंट अकर होगा। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी आपको क्या बताता है कि एक इवेंट के अकर होने का कितना इम्कान है। अगेन देखिए, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा कि रेशियो किसके लिए यूज होता है, कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं कि क्यों यूज करते हैं हम प्रोबेबिलिटी। चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट के लिए एक इम्कान बताता है। ठीक है जी। तो अगर इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, इवेंट बिल्कुल श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। तो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी आपके पास 0 to 1 है। ठीक है जी। इसमें एक और टर्म है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। सैंपल स्पेस क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट हो गया, मैच हो गया, ठीक है, या चले जी आपने कॉइन टॉस कर लिया, क्या आउटकम्स हो सकते हैं? आउटकम मतलब क्या रिजल्ट हो सकता है? या हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। तो इस केस में आपके पास सैंपल स्पेस क्या है? कितने एलिमेंट्स है उसमें? 2 एलिमेंट्स है, हेड और टेल। आपने एक डाइस रोल कर दिया, तो लूडो आपने कहीं कभी खेली होगी, अगर आपने फिजिकली नहीं खेली तो मोबाइल पे शायद खेली होगी। एक टाइम पे बड़ा एन था 2018 2019 में। तो उसमें क्या होता था लूडो स्टार में, आपके पास जब आप लूडो फेंकते थे तो आपके पास 1 से लेकर 5 ये आपके पास आउटकम्स होता। चलिए मैं देख लूँ किसी का कोई मैसेज आया है। फार अहमद वांट्स टू एडमिट। ठीक है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है? चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट है। सैंपल स्पेस क्या है? तो उस इवेंट के होने का क्या है? पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से? तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डाइस रोल करने के क्या है आपके पास? ये है। ठीक है जी। तो अब एक एग्जांपल करते हैं। आपके पास एक बैग है, उसमें 5 रेड बाल है और 7 ब्लैक बाल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बाल? अब आपके पास सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस में आपके पास कितने टोटल एलिमेंट्स है? सैंपल स्पेस में, ये जरा माइक ऑफ कर लें जिसका भी होने जी। सैंपल स्पेस में आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स है? 5। 5 और 7 आपके पास टोटल 12 एलिमेंट्स है। ठीक है जी। क्योंकि आपके पास कोई रेड बाल भी आ सकता है, कोई भी ब्लैक बाल भी आ सकता है। ये जरा माइक ऑफ करें जिससे शोर आ रही है, जिसके माइक से शोर आया है काइंडली वो माइक ऑफ कर लें। अच्छा, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बाल? ब्लैक बाल कितने हैं? डिजायर्ड आउटकम हमारा क्या है? डिजायर्ड आउटकम, डिजायर्ड आउटकम क्या है? ब्लैक बाल्स है जो कि 7 है। यार आपकी किसी के माइक से बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है। यार इस वकार लेट मी, वकार काइंडली अपना माइक आप, चले जी ओके। तो डिजायर्ड आउटकम आपका क्या है? वो ब्लैक बाल्स है। टोटल आउटकम्स कितने हैं डिजायर्ड? प्रोबेबिलिटी क्या है?
डिजायर्ड आउटकम डिवाइड बाय सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। डिजायर्ड आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो कि हम इसको सैंपल स्पेस भी कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? सैंपल स्पेस है। डिजायर्ड आउटकम कितने हैं? 7 है आपके पास। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो 12 है। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आ गई है वो 7/12 है। अगेन अगर आप इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लें तो ये आपके पास लेस देन 1 होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 5 रेड बॉल होते और कोई ब्लैक बॉल ना होता, 0 ब्लैक बॉल होता, और मैं आपसे कहता कि जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, तो उधर आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होती उस केस में? 0 होती, क्योंकि वो फिर इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। आपके बैग में सिर्फ 5 रेड बॉल है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जी अगर आप अपनी बैग से बॉल निकालेगी तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल आपके पास ब्लैक हो? तो इसकी तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये इवेंट हो ही नहीं सकता। कोई जादू तो नहीं है कि आपने बैग में 5 रेड बॉल पड़े हुए और और आपके बैग से ब्लैक बॉल निकल आए। ब्लैक बॉल उसमें है ही नहीं तो कैसे निकलेगा? और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास 5 रेड बॉल है और अगेन कोई ब्लैक बॉल नहीं है, और मैं आपसे कहूँ कि जी प्रोबेबिलिटी क्या है रेड बॉल निकालने के लिए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी उस? आपके पास सिर्फ रेड बॉल्स है, 5 रेड बॉल्स है। चलें मैं आपसे कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या है रेड बॉल निकालने की, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? उस केस में आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि वो आपके पास श्योर इवेंट हो गया। सिर्फ आपके पास रेड बॉल ही मौजूद है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आपसे रेड बॉल ही निकलेगा, आपके बैग से रेड बॉल ही निकलेगा। ठीक है जी, तो वो श्योर इवेंट है कि जो भी आप बैग से बॉल निकालेगी वो आपके पास रेड बॉल ही होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज 0.5 then what is the probability of an event that will not happen? एक इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो उस इवेंट के ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? कोई इसको सॉल्व कर सकता है? नहीं, 0 कैसे है जी? देखिए इस पे सोचे ना, एक इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, 0.7 है। अब जी 0.3 होगा, ठीक है। उस इवेंट के ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? देखें, या तो इवेंट होगा या नहीं होगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी किस बराबर? 1 बराबर होती है। यानी कि इवेंट हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डजंट हैपन, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इन दोनों की प्रोबेबिलिटी जब आप जमा करेंगे वो 1 होगी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 है। ये ऐसे ही है कि जब मैं आपसे पूछूं कि अगर आप जब आप कॉइन टॉस करते हैं तो आपके पास या हेड आता है या टेल आता है, मैं आपसे पूछूं कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा, वो 1 के बराबर ही होगा, क्योंकि इन दोनों में आपके पास एक ही आएगा ना, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा है, तो दोनों के अलावा तो कोई तीसरा नहीं आ सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। यहाँ भी इवेंट या होगा या नहीं होगा। अब इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है कि 0.7 है, और इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन, चले हम उसको x कह लेते हैं। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को जब आप सम करेंगे वो 1 के बराबर हो। समझ आ गई है? अब इधर इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, तो 1 माइनस 0.7 जो कि आपके पास 0.3 आएगा। इसकी समझ आ गई? देखें, या तो आपके पास इवेंट होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कोई भी इवेंट है, या आज बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है, दो दो ही उसमें हम डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी बारिश होने की 0.7 है, तो प्रोबेबिलिटी बारिश ना होने की क्या होगी? वो 0.3 होगी, क्योंकि तीसरा तो हमारे पास कोई पॉसिबल इवेंट नहीं है ना। ठीक है,
जब भी आप सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, आउटकम क्या है? एक इंसिडेंट का रिजल्ट। बारिश हो गया, एक आउटकम हो गया, बारिश नहीं हो गया, दूसरा आउटकम हो गया। अब आपके पास इधर दो ही आउटकम्स है, या बारिश होगी या नहीं होगी। अब अगर आप दोनों की प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे, वो आपके पास 1 के बराबर ही आएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर आप हर एक इवेंट का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और तमाम इवेंट्स को सम करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 ही आएगी। इधर आपके पास दो ही चांसेस है कि या इवेंट होगा या नहीं होगा। इवेंट होने की और इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 ही होगी अगर आप उसको सम करेंगे। ठीक हो गया। अब इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.7, तो इवेंट ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.3 होगी। समझ आ गई है? देखिए, जब आप सारों का प्रोबेबिलिटी, जो भी आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं, उन तमाम की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और उनको ऐड करते हैं, तो आपके पास 1 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो आप ये बताएं कि जो आपके पास कॉइन है, कॉइन में क्या चांसेस है, हेड और टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी? व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? हु कैन टेल? 1/2 होगी। कि देखें, आपके पास हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों के बराबर चांसेस हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ हो गई ना। अब देखिए, आपके पास होने और आपके फेल होने के अगर बराबर चांसेस हो, तो दोनों की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 1/2 और 1/2, या पास या फेल। इसी तरह या हेड आएगा या टेल आएगा। अब अगर आप इनको सम करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये आपके पास क्या आता है? ये आपके पास 1 ही आता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबल आउटकम्स है, दो पॉसिबल रिजल्ट है, कोई तीसरा रिजल्ट तो पॉसिबल नहीं है। कोई तीसरा रिजल्ट पॉसिबल है? एक ही कॉइन हमने टेस्ट टॉस किया है, या हेड आएगा या टेल आएगा ना, कोई तीसरा रिजल्ट तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो अगर हम उन सारे पॉसिबल आउटकम्स, इधर पॉसिबल आउटकम्स क्या है, हेड है या टेल, इधर सैंपल स्पेस क्या है, हेड है या टेल है, इन तमाम की प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। अब यहाँ पे आपको गिवन है कि एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऐसी बात है, वो 0.3 होगी, क्योंकि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी जब आप सम करेंगे तो वो आपके पास 1 ही आएगा। समझ आ गई है इस बात की? और यहाँ पे भी अगर आप पिछले क्वेश्चन में चले जाएं, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालें, क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल? 5/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकालें, यहाँ पे आपके पास रेड और ब्लैक बॉल ही है। अगर आप इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को सम करें, क्या करें, सम करें, आपके पास क्या आता है? 12/12 यानी कि 1। यहाँ पे आपके पास कौन से दो इवेंट्स हो सकते हैं? या आपके पास रेड बॉल निकल सकता है या ब्लैक बॉल निकल सकता है। कोई ब्लू बॉल तो नहीं निकल सकता, ब्लू बॉल बैग में है ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप रेड बॉल और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे, वो आपके पास 1 आएगी। यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स क्या है कि आपने देखे आपके बैग में 5 रेड बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है, आपने एक बॉल निकाल लिया, या तो वो ब्लैक होगा या रेड होगा, कोई तीसरा हो सकता है? नहीं। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि रेड बॉल और ब्लैक बॉल की कंबाइन क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो आपके पास 1 ही होगी। समझ आ गई है? ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड।
अच्छा, कॉइन्स रिलेटेड अगेन, जब भी आप एक कॉइन को टॉस करें, आपके पास शायद सिक्का होगा 5 रुपए का, उसके दो ही साइड्स होते हैं, एक साइड को हेड कहते हैं, एक साइड को टेल कहते हैं। अब देखिए, हेड आने के और टेल आने की इक्वल चांसेस है, क्योंकि दो ही आपके पास आउटकम है, हेड के भी 1/2 चांस है और टेल का भी 1/2 चांस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/2। To find sample space in problems of coin, use formula 2 power n, where n is the number of times that coin is tossed. अगर देखें मैं एक दफ़ा कॉइन को टॉस करूं, तो मेरे पास सैंपल स्पेस में 2 पावर n, n क्या है, कितने टाइम्स आपने टॉस किया है, 2 पावर 1, 2 आइटम्स होंगे। कौन कौन से? एक दफ़ा मैंने टॉस कर दिया कॉइन को, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर मैंने कॉइन को 2 दफ़ा टॉस कर दिया या 2 कॉइन्स टॉस कर दिए, तो फिर मेरे पास 2 पावर 2 यानी सैंपल स्पेस में 4 आइटम्स होंगे। 2 कॉइन मैंने टॉस कर दिए, ठीक है, या एक कॉइन को 2 दफ़ा टॉस कर दिया या 2 कॉइन को टॉस। तो जब मैंने 2 कॉइन टॉस कर दिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे मेरे पास हेड और हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है एक पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए। ये देखिए, ये आपके पास 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो गए? 4 एलिमेंट्स हो। अब अगर मैं कॉइन को 3 दफ़ा टॉस करूं, फिर मेरे पास सैंपल स्पेस में 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, 3 कॉइन मैंने टॉस किया, हेड 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 भी आ सकता है, हेड हेड टेल भी आ सकता है, हेड टेल हेड भी आ सकता है, टेल हेड हेड भी आ सकता है। ठीक है जी, टेल हेड टेल भी आ सकता है, टेल टेल हेड भी आ सकता है, हेड टेल टेल भी आ सकता है, और टेल 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 भी आ सकता है। तो ये कितने हो गए आपके पास? ये आपके पास 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। 3 कॉइन्स है ना, 3 कॉइन्स है, तो तीनों में हेड भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 में हेड आ जाए तीसरे में टेल आ जाए, या बीच वाले में टेल आ जाए, या पहले वाले में टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले और आखिर में टेल आ जाए, बीच में हेड आ जाए, 2 में टेल आ जाए, 1 में टेल आ जाए। तो ये सारे आपके पास पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है जी, तो अगर आपसे मैं कहूँ कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। पहली बात, एटलीस्ट का क्या मतलब है? 1 आर ग्रेटर देन 1। अब 2 कॉइन्स टॉस हो चुके हैं, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। आउटकम्स कौन कौन से हैं? कि दोनों में आपके पास हेड आ जाए, या पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, या पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, या दोनों टेल आ जाए। ये आपके पास पॉसिबल आउटकम्स है। ये क्या है? पॉसिबल आउटकम्स। क्या है ये आपके पास? पॉसिबल आउटकम्स। डिजायर्ड आउटकम क्या है? कि एटलीस्ट 1 हेड हो। ठीक है, इसमें 2 हेड है, तो ये भी आपका डिजायर्ड आउटकम है। डिजायर्ड आउटकम कौन सा है? कौन कौन से है? 2 हेड वाला भी डिजायर्ड आउटकम है। एटलीस्ट 1 मीन्स 1 और 1 से ग्रेटर, तो ये 2 है, 2 हेड आ गए, ये भी डिजायर्ड है। एटलीस्ट 1, 1 या 1 से ग्रेटर, इसमें एक आ गया, ये भी आपका डिजायर्ड हो गया। इसमें एक आ गया, ये भी आपका डिजायर्ड हो। क्या ये टी टी आपका डिजायर्ड है कि दोनों में टेल आ जाए? क्या ये आपका डिजायर्ड आउटकम है? जी देखें, ये डिजायर्ड आउटकम नहीं है, क्योंकि इधर आपके पास नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 0 है, इसमें कोई हेड ही नहीं है। तो ये आपके डिजायर्ड आउटकम है, ये आपके टोटल आउटकम है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डिजायर्ड आउटकम्स जो कि 3 हैं, टोटल आउटकम्स जो कि 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड इज 3/4। ठीक है जी, समझ आ गई है इस बात की?
Okay, so let us move forward. 2 coins are tossed. 2 coins टॉस हो चुके हैं, हवा में उछल दिए गए हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड. एक हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. 2 कॉइन्स टॉस्ड है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल. अब वन हेड इसमें कहाँ है? वन हेड कौन कौन से हैं? 2 है. क्यों 2 है? एक ये वाला आपके पास वन हेड है, एक ये वाला आपके पास वन हेड. इधर कितने हेड्स है? इधर 2 हेड्स है, तो ये आपने नहीं लिखने, आपने वन हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. इधर कितने हेड्स है? इधर 0 हेड्स है, तो आपने प्रोबेबिलिटी ये भी नहीं लिखना. तो आपके डिजायर्ड आउटकम कौन कौन से हैं? आपके डिजायर्ड आउटकम हेड टेल और टेल हेड है, क्योंकि इन दोनों में आपके पास एक हेड आ गया है. तो 2 केसेस कंसिस्ट ऑफ वन हेड, जो कि आपके पास एच टी और टी एच है. अब देखें टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4 है. डिजायर्ड आउटकम्स कितने हैं? 2 है. तो 2/4 आपके पास जो प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी वो 1/2 आएगी. टू एन देखें, ये पॉसिबल आउटकम्स है, ये इसका सैंपल स्पेस है. इधर अगेन आपने कितनी दफ़ा टॉइंस को टॉस किया है? 2 टाइम्स. तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? 2 पावर n. इधर n क्या है? 2 है. 2 पावर 2 क्या होता है? 4 होता है. 4 आउटकम्स है कि नहीं है? ठीक है. तो सैंपल स्पेस या पॉसिबल आउटकम्स हमने वहां से ही निकाला है. ठीक है जी. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, चले मैं 1 बाय 1 सबसे पूछता हूँ. पहले जरा बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल क्या होगा? सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल क्या होगा इस केस में? यानी दोनों दफा मेरे पास टेल आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? माइक ऑन करके बता दे काइंडली. आपको मेरी आवाज आ रही है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल क्या होगा? 1/4. वेरी गुड. क्योंकि यहाँ पे आपका पे डिजायर जो आउटकम है वो एक ही है, और टोटल आउटकम्स अगेन 4 है. ठीक है जी. इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड क्या होगा? अगेन आपके पास एक ही डिजायर्ड आउटकम होगा, वो भी आपके पास 1/4. ठीक है जी. और अगर मैं, चले ये मुझे सिद्रा बताएगी, अगर मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, कोई भी हेड ना हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? नो हेड इसमें कौन सा है? पीटी नो हेड है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सेम 1/4 होगी. ठीक है जी. ठीक है सर, आगे चलते हैं. अच्छा, 3 कॉइन्स आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल. अभी देखें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. अब क्या है? 3 कॉइन्स टॉस हो चुके हैं. अब सैंपल स्पेस अगेन 2 पावर n. तो 3 कॉइन्स टॉस हो चुके हैं, तो 2 पावर 3. तो सैंपल स्पेस में आपके पास 8 एलिमेंट्स होंगे. कितने एलिमेंट्स होंगे? 8 एलिमेंट्स होंगे. ठीक है. क्योंकि फर्स्ट कॉइन आपके पास हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है. अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉइन हेड है, तो सेकंड कॉइन हेड और टेल दोनों हो सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल सेकंड कॉइन भी हेड है, तो थर्ड कॉइन अगेन आपके पास हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है. तो अगर फर्स्ट भी हेड है, दूसरा भी हेड है, तीसरा भी हेड है, तो आपके पास एंड रिजल्ट क्या आ जाएगा? हेड 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 आ जाएगा. अगर पहला हेड है, दूसरा हेड है और तीसरा टेल है, तो आपके पास हेड हेड टेल आ जाएगा. अगर पहला हेड है, दूसरा टेल है और तीसरा फिर हेड है, तो हेड टेल हेड. अगर पहला हेड है, दूसरा टेल है, तीसरा जो है टेल है, तो आपके पास हेड टेल टेल. अब फॉर एग्जांपल पहले हेड का हो गया, अब दूसरा टेल. पहले टेल है, फिर अगर हेड आ जाए, उसके बाद तीसरे में अगर हेड आ गया, तो टेल हेड हेड हो गया. अगेन पहला अगर टेल हो गया, दूसरे पॉइंट में हेड आ गया और तीसरे में टेल हो गया, तो टेल हेड टेल. और अगर फॉर एग्जांपल पहले में टेल आ गया, दूसरे में फिर टेल आ गया और तीसरे में हेड आ गया, तो टेल टेल हेड. और अगर
पहला भी टेल आ गया, दूसरा भी टेल आ गया, तीसरा भी टेल आ गया, तो आपके पास टेल 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 आ गया। ठीक है जी। ये सिंपल जो सैंपल जी, देखिए ना, आपसे 3 तक पूछा जा सकता है तो 3 तक ही आप बनाएंगे। आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि चार चार कॉइन जो है वो टॉस हो चुके हैं। 3 कॉइन तक पूछा जाता है गेट और हेड टेस्ट में। ठीक है, तो ये जो है ना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये आप अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे कि पहले आपके पास, देखिए पहले आप कह ले कि जी हेड आ गया, फिर आप कह ले कि दूसरा मेरे पास हेड हेड, तीनों हेड आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 हेड हो जाए, तीसरा टेल हो जाए। अब इस टेल को आप जरा शिफ्ट करें, सेकंड पे शिफ्ट कर लें, फिर टेल को फर्स्ट पे शिफ्ट कर लें। ठीक है, ये सब कुछ तब है जब आपके पास 2 हेड है। ठीक है, अब आप कह लें कि आपके पास 2 टेल है, 1 हेड है, 2 टेल है, 1 हेड है। ठीक है, अब ये जो हेड है आप इसको बीच में शिफ्ट कर लें, फिर हेड को पहले शिफ्ट कर लें, तो ये आपके पास 7 हो जाएंगे। आखिर में क्या है, सारे टेल टेल। तो देखिए 8 मैंने कितनी जल्दी कर ली, समझ आ गई है। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स है। और अगर आपको अभी समझ नहीं आए तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट कॉइन में हेड टेल दोनों हो सकते हैं, सेकंड कॉइन में अगेन हेड टेल हो दोनों, थर्ड कॉइन में हेड टेल वगैरह। तो एंड रिजल्ट आपके पास ये वाला ही आएगा, आपके पास 8 पॉसिबल आउटकम्स हो। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन टेल। वन टेल इसमें कौन, पहले ऊपर देख ले, वन टेल इसमें कौन कौन सा है। एक ही टेल हो जिसमें, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। बाकी में वन टेल है नहीं, इसमें जीरो टेल है। इसमें कितने टेल है, जीरो टेल है। इसमें कितने टेल है, 2 टेल है। इसमें कितने टेल है, 2 टेल है। इसमें कितने टेल है, 2 टेल है। इसमें कितने टेल है, 3 टेल है। हमने फाइंड क्या करना है, वन टेल, जो कि आपके पास 3 ऐसे हैं। तो डिजायर्ड आउटकम हमारे पास क्या है, डिजायर्ड आउटकम हमारे पास 1 2 3 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/8। समझ आ गई है इस बात की। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल, तो आपने एक टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी। यहाँ पे आपके पास 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी जो है वन टेल है, तो इधर आपके पास 3/8 हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, इधर नो हेड, नो हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, नो हेड, कोई भी हेड नहीं है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, शाबाश जल्दी बताएं। 1/8। ठीक है जी, वेरी गुड। ये अब आपको समझ आ गई है इस चीज की। अच्छा, 3 कॉइन्स आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट का मतलब आपको पता है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एटलीस्ट का क्या मतलब है, 1 या एटलीस्ट 1 मीन्स 1 आर मोर देन 1। मोर देन 1 भी और 1 भी साथ में है। ठीक है, 1 भी साथ में है। अगर 1 को आपने छोड़ दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। एटलीस्ट 1 का मतलब 1 या 1 से ज्यादा। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 या 2 से ज्यादा। समझ आइए बात की। तो एटलीस्ट वन टेल क्या मतलब कि आपके पास अगर 1 टेल आ गया वो भी इंक्लूड है, 2 टेल आ गया वो भी इंक्लूड है, 3 टेल आ गया वो भी इंक्लूड है। तो देखिए इसमें से, इसमें आपके पास जी, वो 9 हेड था। 1/8 मैंने 9 हेड का कहा था। नहीं ना, क्या आपके पास एक ऐसा आउटकम है जिसमें कोई हेड नहीं है, ऐसा आउटकम आपके पास मौजूद है कि नहीं है। ऐसा है ना, देखें आपके पास ये जो टेल 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 है इसमें कोई हेड है, तीनों टेल आ गए। कौन सा क्वेश्चन जी, वो ये नहीं, वो दूसरे में था, ये आप केस में था। इस केस में मैं बात कर रहा था कि जब आपके पास 2 कॉइन्स टॉस्ड हो,
2 पॉइंट्स टॉस हो गए, ये उसका सैंपल स्पेस हो गया, ये आप समझते हैं। अब आप नो हेड का मतलब कि 0 हेड, कितने हेड? 0 हेड। देखिए इस केस में ये जो टेल है ना, इसमें आपके पास कितने हेड आ चुके हैं? इसमें कोई हेड है आपका? लेकिन ना इस नहीं ना, आउटकम तो है ना, 1/4 होगा, आउटकम एक है ना आपके पास। देखिए ना ये ऐसा है, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि जी आप 2 टॉइन टॉस करें और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास दोनों में हेड ना आ जाए? नो हेड का क्या मतलब? दोनों में हेड ना आ जाए। तो देखिए ये पॉसिबल है ना कि आप एक कॉइन टॉस करें, टेल आ जाए, दूसरी कॉइन भी टॉस करें, आपके पास टेल आ जाए। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? है ना? तो ये आपके पास फिर 1/4 हो। सही है जी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है कि एटलीस्ट 1 टेल। तो इधर आपके पास देखिए, इधर 1 टेल है, इधर भी 1 टेल है, इधर 2 टेल है, ये भी इंक्लूडेड होगा, इधर 1 टेल है अगेन, ये भी इंक्लूडेड है, इधर 2 टेल है, इधर 2 टेल है, इधर 3 टेल है। तो एटलीस्ट 1 या 1 से ज्यादा, तो ये सारे के सारे जो है आपके डिजायर्ड आउटकम है। जो अनडिजायर्ड आउटकम है वो आपका सिर्फ एक ही है। तो डिजायर्ड आउटकम्स में आपके पास कितने हैं? 7 है। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8 है। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 7/8 होगी। समझ आ गई ये चीज बात की? एटलीस्ट 1 टेल का मतलब 1 या 1 से ज्यादा। तो जब आपके पास हेड हेड टेल आ जाए तो एक टेल आ गया, ये भी उसमें इंक्लूडेड है। हेड टेल हेड भी एक टेल आ गया, वो इंक्लूडेड है। हेड टेल टेल 2 टेल आ गए, वो भी इंक्लूडेड है। इधर अगेन 1 टेल, ये भी इंक्लूडेड है, 2 टेल भी इंक्लूडेड है। लेकिन ये 0 टेल नहीं इंक्लूडेड, क्योंकि एटलीस्ट 1 का मतलब होता है 1 आर ग्रेटर देन 1। तो ये जो है ये नहीं सिर्फ इंक्लूडेड, बाकी सारे आपके डिजायर्ड आउटकम्स है। कितने डिजायर्ड आउटकम है? 7 है। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8 है। तो ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है जी। उसके बाद है डाइस रिलेटेड। डाइस में आपके पास कितने आउटकम्स होते हैं? डाइस में या आपके पास 1 आएगा जब आप लूडो खेलते हैं, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स एक डाइस में आपके पास 6 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना होगा, क्या कहेंगे आप? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना होगा? 1/6। वेरी गुड। 2/6 नहीं कहना, क्योंकि 2 भी एक ही नंबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना होगा? वो भी 1/6 होगा। 4 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। 5 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। 6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। अब 7 की प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगी उसकी, 7 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ये देखें, ये मसला है ना आप लोगों में। 7 का मैं पूछ रहा हूँ, 7 0 होगी ना। 7 कभी डाइस में आया है? लूडो तो आपने खेला होगा, कभी किसी ने कहा है मेरा 7 आ गया? एक ही डाइस में, ठीक है, तो वो आपका जी 0 होगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं है, मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। तो क्योंकि 7 आ ही नहीं सकता और 8 भी नहीं आ सकता, एक डाइस की बात कर रहा हूँ। कितने डाइस की बात कर रहा हूँ? एक डाइस की बात कर रहा हूँ। जब आप एक डाइस यूज करते हैं उसमें आपके पास 7 नहीं आ सकता। ठीक है जी। अब अगर आपने 2 डाइस रोल कर लिए तो शायद सम 7 आ जाए, वो अलग बात है, वो 2 डाइस की बात। एक डाइस की बात कर रहा हूँ, एक डाइस में आपके पास 7 या 8 या 9 या 10 नहीं आ सकता। तो सिंगल डाई है 6 फेसेस, ठीक है, उसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच फेस जो है वो 1/6 है। यानी कि 1 जो फेस है जिसपे 1 लिखा होता है उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। 2 जो लिखा होता है उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 3 जो लिखा होता है उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 4 जो लिखा होता है उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 5 जो लिखा होता है उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 6 जो है उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है।
अब अगर आप इन तमाम प्रोबेबिलिटीज को जमा करेंगे आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या है डाइस में, तो देखिए 1 से 6 नंबर है ना डाइस में। ऑड नंबर कितने हैं? ऑड नंबर आपके पास 1 3 5 है। कितने ऑड नंबर्स हो गए? 1 2 3, 3 ऑड नंबर्स हो गए। टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इज 1/2। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप डाइस को रोल करें, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास ऑड नंबर आ जाए? तो देखिए 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, सबकी सेम प्रोबेबिलिटी है। तो आपके पास फिर 3 नंबर्स हो जाएंगे, 1 3 5, क्योंकि ऑड नंबर है। आपके पास डिजायर्ड आउटकम 3 हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम 6 है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, अगेन 3 पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय 6 टोटल आउटकम्स, वो भी आपके पास 1/2 हो जाएंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 2 डाइस रोल कर दिए, कितने डाइस रोल कर दिए? 2 डाइस रोल कर दिए, तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? तो वो आपने इस फार्मूले से फाइंड कर। 2 डाइस रोल कर लिए तो 6 स्क्वायर, 36 पॉसिबल आउटकम्स है। 36 पॉसिबल आउटकम। 2 से ज़्यादा डाइस का नहीं आता, या आपसे कहा जाएगा कि 1 डाइस रोल हो गया, या आपसे कहा जाएगा कि 2 डाइस रोल हो गए। 2 से ज़्यादा डाइस का नहीं पूछा जाता। तो शुरू करते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चन। अ डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 कौन कौन से होंगे? 3 4 5 6। तो डिजायर्ड आउटकम हमारे क्या है? कितने हैं? 4 है। टोटल आउटकम्स क्या है? एक ही डाइस हमने रोल किया है ना, आ गया, आ का मतलब 1। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4। 4/6 इक्वल होता है 2/3 के। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। डिजायर्ड आउटकम्स 4 हो गए, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। समझ आ गई ये इस बात की? ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब है कि 3 4 5 है। ठीक है। इसी तरह आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे एक डाइस मैंने रोल कर लिया, 1 और 3 की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या कहेंगे? डिजायर्ड आउटकम क्या हो गया आपके पास? 1 और 3 हो गया। कितने एलिमेंट्स है डिजायर्ड आउटकम में? 2 है। टोटल प्रोबेबिलिटी जी 2/6 या 1/3। ठीक है, समझ आ रही है? A dice is rolled, find the probability of number greater than 6। क्या 6 से ग्रेटर नंबर एक डाइस जब रोल किया जाए आ सकता है? नहीं। तो डिजायर्ड आउटकम्स कितने हैं? 0 है। 6 से ज्यादा इम्पॉसिबल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। समझ आ गई है? 6 से ज्यादा नंबर आ ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। ये कौन सा इवेंट हो गया? इवेंट को हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। के पॉसिबल ही नहीं है, ये क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। अब अगर कोई कहे कि मैंने डाइस को रोल कर दिया, मेरे पास 8 आ गए, तो आप क्या कहेंगे? कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये बात तो इम्पॉसिबल है। 8 आ ही नहीं सकता। एक से 6 तक आ सकते हैं, बाकी नहीं आ सकता। तो ये आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट। 2 डाइसेस आर रोल्ड। ठीक है, देखिए अब आपके पास 2 डाइसेस रोल्ड हो गई। अब जब आपके पास 2 डाइसेस रोल हो जाए, तो आप इसी तरह का क्विकली सैंपल स्पेस बनाएं, रोज में भी कॉलम्स में भी। ठीक है। ये देखें, क्योंकि एक डाइस में आपके पास 6 होते हैं, तो आप 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखें, और फिर इसी तरह नीचे भी 1 से लेकर 6 तक नंबर लिख लें। अब इधर आप स्टार्ट करते जाएं। पहले आप
ये जो रो वाला नंबर है उसको लेके फिर कॉलम नंबर को, तो ये आपके पास 1 बाय 1 आ जाएगा। इधर जो रो नंबर है अगेन उसको लेके फिर कॉलम 2 आ जाएगा, फिर रो नंबर को लेके फिर कॉलम 1/3 आ जाएगा, फिर रो नंबर, फिर कॉलम 1/4, फिर रो, फिर कॉलम 1/5, फिर रो, फिर कॉलम 1/6। ये आपका ये हो गया। फिर आप दूसरे रो पे आ जाए, अब आपने 2 लिखना है, पहले में सारों में 2 लिखना है और कॉलम में 1 2 3 4 5 6 तक लिखना है। उसके बाद आप 3 पे आ जाए, 3 आपने पहले में सारों में 3 लिखना है और राइट में 1 to 6 लिखना है। फिर आप 4 पे आ जाए ऐसे, फिर 5 पे, फिर 6 पे। तो यहाँ पे जो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स है, सैंपल स्पेस है, इसमें कितने एलिमेंट्स है? सैंपल स्पेस जो है उसमें कितने एलिमेंट्स? 36 है, ठीक है जी। 6 मल्टीप्लाई बाई 6 से भी 36 आता है, और ये आप 6 स्क्वायर से भी आप फाइंड कर सकते हैं कि 36 है। और ये सारे पॉसिबल इवेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। पहले आप 1 लिख लें सारों में, ठीक है, और राइट साइड पे इंक्रीज करते जाए। समझ आ रही है? ये कोई मुश्किल? हाँ यार, ये कोई टाइम नहीं लगता, 30 सेकेंड ही लगते हैं। देखिए ना, आप क्या कर रहे हैं, आप पहले 1 आपने लिख लिया, 1 से 6 तक लिख लिया, फिर आप 2 लिख लिया, 2 के साथ आप 1 से 6 तक लिख लें, ठीक है। ये तो आपने देखिए प्रैक्टिस करनी है इसके साथ, ठीक है। 2 से 6, ये फिर आप 3 पे आ जाए, पहले 3 लिख ले, 1 से 6 तक लिख ले, फिर 4 लिख ले, 1 से 6 तक। ये जब आपने सारा लिख लिया तो उसके बाद आप देखें कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। अब इधर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट द सम विल बी 9। अब यहाँ पे कौन से केसेस हैं जहाँ पे दोनों का सम 9 आता है? देखिए ये 1 जो है 1 6 तक गया है तो इसमें कोई सम 9 तक नहीं आ जाता। ये 2 6 तक गया है, इसमें कोई सम नहीं है। इसमें अगर आप 3 और 6 देखें तो इसका सम 9 है। अच्छा, 3 6 का सम 9 है तो 6 3 का भी सम 9 होगा, तो ये दूसरा भी निकला है। इधर आप चौथे में देखें तो 4 और 5 में आपके पास सम 9 है, 4 5 में है तो 5 4 में भी होगा। ये देखिए, ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं जहाँ पे सम 9 है। कितने पॉसिबल आउटकम्स है? डिजायर्ड आउटकम्स कितने हैं? 4 है। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36 हैं। ये आपके पास इसका आंसर आ गया 1/9। इस पे ज़रा सोचें कैसे 1/9। इस चीज़ से, प्रोबेबिलिटी से 3 4 MCQs आते हैं, प्रोबेबिलिटी 3 4 MCQs प्रोबेबिलिटी से आ जाए। यार ये पता नहीं चलता कि डाइस वाले नहीं, इसी में तो शामिल है, टोटल 3 4 आते हैं। अब पता नहीं चलता कि डाइस से कितने आएंगे, लेकिन कॉइन से, डाइस से और जो सादा मतलब प्रोबेबिलिटी होती है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं बाल्स वगैरह से, तो वो 3 या 4 होते ही होते हैं, ठीक है जी। तो अगेन यू हैव टू स्टडी दीज टॉपिक्स, ये आपने छोड़ना नहीं है इसको। कोई मुश्किल नहीं है, सैंपल स्पेस निकालना बहुत आसान है। अगेन द मोर यू प्रैक्टिस द मोर बेटर यू गेट। गेट में आपने अपनी एक्सपर्टीज भी थोड़ी सी यूज़ करनी है, अपनी कैलकुलेशन क्विक करनी है। अगर आप 6 मल्टीप्लाई बाय 8 पे, देखिए इसका पता नहीं चलता, ये पूरा क्लियर नहीं होता कि किस टॉपिक से आते हैं। लेकिन अगर आप जो भी पेपर उठाएंगे, जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे, उन 15 टॉपिक से ही आपके पास MCQs आएंगे। जो हम 14 15 टॉपिक गेट में आया हुआ था, ठीक है, तो देखें ये आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखें, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई और भी पूछ ले तो कोई मुश्किल तो नहीं है इसका आंसर निकालना। अब जरूरी नहीं है कि वो आपसे पूछे कि सम विल बी इक्वल टू 9, ठीक। बस क्या, कल क्लास ले लेते हैं, ठीक है। वीकेंड को भी क्लासेस ले लेते हैं क्योंकि कोर्स बहुत है, क्लासेस ले लेते हैं वीकेंड्स को भी, ठीक है। इस वीकेंड को ले लेते हैं क्लासेस, अच्छी बात है। मतलब यह है कि जितनी, हाँ
देखिए जितनी जल्दी कोर्स कवर होगा उतना आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा प्रैक्टिस का। आप साथ साथ इधर भी प्रैक्टिस करते जाएं, लेकिन जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो 1-2 वीक्स आप खुद भी साथ में प्रैक्टिस करेंगे, वीडियोस देखेंगे, तो उससे ये है कि आपकी मज़ीद प्रिपरेशन हो जाएगी। छुट्टी, ये छुट्टी का क्या करना है, 1 घंटे की तो क्लास होती है, इसमें भी आप लोग छुट्टी मांगते हैं। कल ले लेंगे, क्लास ले लेते हैं। क्लास, ठीक है, क्लास हम कल ले लेते हैं। इसके अलावा अच्छा, इस क्वेश्चन की समझ आ गई? अच्छा, क्या? चले इस वीकेंड को ले लेते हैं, फिर अगले वीकेंड, इस वीकेंड तो ले लेते हैं ना, कुछ क्लासेस ले लेते हैं, मतलब थोड़ा सा कोर्स, क्योंकि अभी आपका क्वांटिटेटिव भी बहुत रहता है, सारे टॉपिक्स में मैं चाहता हूँ कि आप सारे टॉपिक्स ही पढ़ लें, ताकि मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर कितनी मेहनत करते हैं, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, आप कितने पास पेपर सॉल्व करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं ऑलमोस्ट 3 फुल लेंथ पेपर्स तो नहीं, खैर उसमें कुछ एमसीक्यूज मिसिंग है, लेकिन गूगल क्लासरूम में मैं 3 पास पेपर्स ऑलमोस्ट फुल लेंथ अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो एंटीनम्स एनोलॉजीज है ना, जो पीडीएफ फॉर्म में है, मैंने रिटर्न लिखी है और उसकी तस्वीरें लिखी है, वो सारे पास पेपर से, तो इन केस अगर पास पेपर से आ जाए वो भी आपको पता हो, अगर ना भी आ गया, अब देखिए एक बंदे ने मुझे कहा कि सर इस दफ़ा आपकी वीडियो से पास पेपर से बहुत कम कम चीज़ें आई थी, तो मैंने कहा अच्छा कैसे क्वेश्चन आए थे, कहते हैं कि सर एक एवरेज का आया था, तो मैंने कहा कि देखें आपके पास एग्जैक्टली वही क्वेश्चन नहीं रिपीट हो सकता, तो अगर एवरेज का क्वेश्चन आ गया है और मैं आपको फार्मूला बता चुका हूं, तो फिर तो आप खुद ही कर सकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं सर हम चाहते हैं कि वैल्यूज भी वो हो ताकि वही आंसर आए और हम उसको टिक करें, तो ऐसे नहीं होता, ऐसे बहुत कम होता है, ठीक है, ऐसे कभी कभी हो जाता है कि पूरा पूरा पेपर रिपीट हो जाता है, लेकिन आपने खुद भी एक्सपर्टीज यूज करनी है ना, इसलिए मैं ये नहीं करता कि आपको पास पेपर सिर्फ सॉल्व करके दे दूं, मैं आपसे पूरा टॉपिक पढ़ाता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। उसका फायदा ये होगा कि आप किसी भी टेस्ट में जाएं, आगे जाके शायद आप हेड टेस्ट देखी, आगे जाके शायद आप लोग जीआरई दे दें, जीआरई के लिए भी बेसिक मैथ्स बहुत ज़रूरी है। तो जब जब आप इन टॉपिक्स को सही समझेंगे, आपका बेस बनेगा, आप आगे जाके कोई भी टेस्ट में, कोई भी टेस्ट आप क्लियर कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम विल बी 12, 9 की समझ आ गई, सम विल बी 12, तो क्या आंसर होगा आप लोगों का? क्या होगा जी? जी, 6 जो है वो ही आपका, 6 जो है ना वो आपका डिजायर्ड आउटकम होगा, तो प्रोबेबिलिटी, जी 1/36 जो है उसका आंसर होगा। समझ आ गई है इस बात की? जी, जी, ठीक है, उसको भी उस ठीक है, उसको भी फिर देख लेंगे, या मैं सोल्यूशन लिख के आपको ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा, ठीक है। पहले हम इसको समझ लें, इस चीज़ों को समझ लें, उसको भी फिर देख लेंगे। 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसका भी आप कहते हैं कि वो भी सर आप खुद ही सॉल्व कर लें, ठीक है, मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ आप, ठीक है सही है, वो मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6, अगर आपके पास सम 12 के बराबर आ जाए, ठीक। जी, पास पेपर्स में क्या? जी, जी बिल्कुल आते हैं, वैसे के वैसे भी आते हैं, जी बिल्कुल, जी ऐसे भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ना भी हो, अगर ना भी हो, तो फिर भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए ना। अब ज़कात की वैल्यू डिफरेंट गिवन है, फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको सिखाया है उससे डिफरेंट वैल्यू है, तरीका तो वही है, 40 पे डिवाइड कर लो,
ठीक है, तो आपको ये आने चाहिए। देखिए आप सीखने पे तवज्जो दें, फिर आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा देखें, टू डाइसेस आर रोल, फिर टू डाइसेस का आ गया जी। Two dices are rolled. Find the probability of same number on both sides. Again two dices roll हो चुके हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फिर 36 है। सेम नंबर ऑफ बोथ साइड, सेम नंबर यानी कि दोनों साइड पे सेम नंबर हो, यानी कि आपके पास दोनों डाइस में सेम नंबर हो। तो ये 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, इन सारों में आपके पास दोनों डाइसिस पे सेम नंबर है। अब ये टोटल कितने हैं? ये आपके पास टोटल 6 है, तो काउंट करें, ये टोटल 6 है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/36 इज इक्वल टू 1/6। इसकी जो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई है वो 1/6 है। सेम नंबर ऑफ बोथ डाइसिस, दोनों डाइसिस पे सेम नंबर आ जाए। आपने दो जो है डाइसिस रोल कर दी, उन दोनों डाइसिस पे सेम नंबर आ जाए, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करी। ठीक है जी, जो कि आपके पास 6/36 आ गई। कोई क्वेश्चन? कल कल इंशाल्लाह एक टाइम एंड वर्क का पढ़ेंगे, और दूसरा शायद क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम्स पढ़ें, क्योंकि क्लॉक रिलेटेड आते हैं कि जी दोनों के दरमियान, इस फॉर एग्जांपल 8 बज चुके हैं, दोनों के दरमियान क्या एंगल है, मिनट आवर और आवर एंड के बीच में। तो क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और जो दूसरा है टाइम एंड वर्क, एक बंदा एक टाइम में इतना काम कर लेता है और दूसरा बंदा एक टाइम में इतना काम कर लेता है, दोनों मिलके कितना काम करेंगे। तो वो टाइम एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। कौन सी? कौन से उसमें? ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग यही है ना, क्वांटिटेटिव ये यही सेक्शन है। ये देखिए क्वांटिटेटिव सेक्शन में, एनालिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग भी एंड में हम एनालिटिकल रीजनिंग करेंगे। ठीक है जी, तो भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, सारी चीज़ें कवर। देखिए उसमें आपके पास दो टाइप के इक्वेशन होते हैं, एक एनालिटिकल रीजनिंग होता है कि एक रूम में आपके पास 5 6 बंदे हैं और कोई इस तरह बैठा है वगैरह, या कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है। एक दूसरा होता है जो डिडक्शन होती है। ठीक है, डिडक्शन कैसे है कि मैंने एक बात कह दी, और अब उस बात में फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि जी इस क्लास में, और मैं आपको क्या मिसाल दे दूं, कैसे मिसाल दे दूं, अब मुझे कोई मिसाल ध्यान में नहीं आ रही, लेकिन वो ये है कि आप उस बात से कुछ नतीजा आवेज करते हैं जो कि सही नहीं है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जी, फॉर जी देखें, उसमें अगेन दो किस्म के होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक होता है कि जी सिनारियो बेस होते हैं, कि जी ट्रेन जा रही है, पहले ये बंदा, ये ट्रेन जाएगी, दूसरी पे ये ट्रेन जाएगी, या एक उसमें 5 6 बंदे हैं, एक डॉक्टर है, दूसरा नर्स है, मतलब उसकी कोई रिलेशन बताई जाती है, और फिर आपने उसमें आंसर्स बताने हैं। एक ही उसमें 5 6 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपने उसके आंसर करने। ठीक है जी, इसके लिए प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपके पास कुछ मटेरियल शेयर करूँगा, कि आप लोग स्टार्ट प्रैक्टिस अगर अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी से स्टार्ट कर लें। हम उसमें भी कोई 3 4 दिन उसमें भी लेंगे।